और ये वैसे ही मिथ है, ऐसी बात है भी नहीं, लेकिन कहा जाता है कि क्या नाम है, इस दुनिया में सबसे आसान काम है वजन बढ़ा लो और इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है कि वेट लूज करना। वेट लूज कैसे किया जाए, खवातीन को इस पर बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं। और अगर मैं अपने घर की एग्जांपल लूं तो बहुत ज्यादा उनको इश्यूज होते हैं। मेरी बहनों को, जो आमतौर पर जो खवातीन जो होती हैं वो मैरिड होती हैं, उनको भी होता है जी हम मोटे हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के बाद फिगर जो है वो पहले जैसा नहीं रहता, तो वो फिगर को मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। और जब उनको लास्ट पे क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है, जब हमने ग्रेजुअली अपना वजन बढ़ाया तो उसको कम करने में भी टाइम लगेगा, लेकिन लोगों में के अंदर इंतजार नहीं है, सब्र नहीं है, डेस्परेट हो जाते हैं हर चीज को लेकर, जी हमने ये करना है करना है करना है। तो और भी वैसे हम अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो वो भी फिर हमारे जो मजबूर अवाम होती है उनको बड़े बड़े तरह तरह के मशवरे दिए जाते हैं, जी सर्जरीज करवा लें, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपके इतने पैसे लगेंगे, पैसे ज्यादा लगेंगे, एक्सपेंस बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका वजन भी कम हो जाएगा और आप खूबसूरत लगना शुरू हो जाएंगे। तो सर्जरीज के ऊपर हम बात करेंगे, वेट लूज करने वाली सर्जरीज जो होती हैं उनके हवाले से कि वो करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर वर्दा सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, यू वेलकम। अच्छा मुझे बताइएगा, वेट लूज सर्जरीज होती क्या है, कैसे की जाती है, ये पहले बताइएगा। अच्छा, आजकल जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया है, बैरेटिक सर्जरीज बहुत ज्यादा कॉमन है, लाइपोसक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है। अच्छा, क्या होता है कि अगर आपका वेट एक अपर लिमिट से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपका बीएमआई जो है वो इतना ज्यादा ग्रेड 3 जो है उसकी ओबेसिटी हो चुकी है और वो अनकंट्रोल्ड है, तो उस सूरत में हम पेशेंट को जो है वो सर्जरी की तरफ जो है वो रेकमेंड करते हैं। अगर बात की जाए बैरेटिक सर्जरी, तो आम जुबान में मैं ये कहूंगी कि इंसान के जो मैदे का साइज है वो छोटा कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर इतनी ज्यादा कैलोरीज जाए ही ना और वो अपनी जो जिंदगी है उसमें मोटा हो ही ना। इसके अलावा अगर मैं लाइपोसक्शन की बात करके चलूँ तो मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ चर्बी बहुत ज्यादा है तो सर्जरी के जरिए जो है वो जितनी हमारी चर्बी है एक्स्ट्रा उसको जो है वो निकाला जाता है। अगर बात की जाए इनके जो है वो साइड इफेक्ट्स पे, तो देखें इंसानी जिस्म है उसे आप जितना छेड़ेंगे उतने ज्यादा उसके साथ मसाइल होंगे। तो ऑब्वियसली एक सर्जरी इटसेल्फ भी इट्स अ हार्मफुल प्रोसीजर, तो उसके बाद स्किन का लटक जाना, वीकनेस हो जाना, बालों का उतर जाना या इंसान का उसी तरह एकदम हेल्दी होके वापस उस लाइफस्टाइल में आ जाना, तो ये बहुत मुश्किल है। सही, जैसे आपने बात की कि जो चर्बी होती है, वैसे तो दूसरा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और खतरनाक हद तक मुझे लग रहा है, जैसे आपने कहा कि मैदे को जो हम उसका मैदे का साइज कम कर देते तो उसमें उतनी कैलोरीज ना जाए, तो जब एक चीज के लिए हम मैदे का हम साइज कम कर देंगे तो फिर उसमें कैलोरीज क्या, उसमें बहुत सारे दूसरे विटामिन जो होते हैं, जो प्रोटीन होती है, वो उस तरह जो भी ग़िज़ाइयत के फायदे होते हैं वो भी मैदे तक नहीं पहुंचते और उसके कितने ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा देखिए, हमारी बॉडी को ना अल्लाह ताला ने सर से लेके पाँव तक मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की उनमें रिक्वायरमेंट रखी है। अगर सादे बालों की बात करें तो उसमें बायोटिन हमें चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है। तो इसी तरह जिस्म के हर इज़ा को जो है डिफरेंट विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, इनकी रेशो चाहिए होती है। लेकिन जब ऑब्वियसली हमारा जो है वो आप अगर बैरेटिक सर्जरी कराते हैं, जब आपका मैदा छोटा हो जाता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, इंसान से बहुत ज्यादा खाया नहीं जाता, अब थोड़ा सा खाते जाओगे तो वो वॉमिट आ जाएगा या फिर जो है वो आपको डायरिया हो जाता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि आप जो एसेंशियल जितने न्यूट्रिएंट्स हैं या जो तमाम फूड ग्रुप्स हैं, या इस सूरत में फिर क्या होता है कि पेशेंट को ज्यादातर जो फूड सप्लीमेंट्स हैं उन पे रिलाई करना होता है। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बात की कि कोई भी न्यूट्रिएंट कम होगा तो वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगा। उसके अलावा जिस्म का लटक जाना, कमजोरी और उन लोगों के अंदर क्रॉनिक बीमारियों का चांस भी इतना ज्यादा। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये क्या, चले साइड इफेक्ट्स तो एक अलग बात है, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हो गए, जैसे आपने कहा कि जिनके पास कोई और ऑप्शन ना हो, उनको हम रेकमेंड करते हैं कि वो सर्जरी की तरफ आए, तो क्या वाकई इससे वेट लूज हो जाता है, या अगर एकदम से अगर वेट लूज होता है तो फिर वो एकदम से ही बढ़ भी जाए दोबारा, ऐसा होता है, या परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए आपका वेट वहीं पर ठहर जाता है? अच्छा, जो वेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, ये परमानेंट नहीं होता। इसको क्या होता है कि आपने वेट लॉस जो एक लाइफस्टाइल है, आप अगर उसकी मैनेजमेंट रखेंगे अपने लाइफस्टाइल के साथ साथ, जैसे आपने 15 किलो वजन जो है वो कम कर लिया 2 महीने लगा के, लेकिन अगले 2 महीने में आपने इतना ज्यादा खा लिया कि आपने 15 और गेन, आपके अंदर जब एक बार वजन बढ़ जाता है तो दैट मीन आपकी बॉडी के अंदर
टेंडेंसी बढ़ जाती है और जो फैट सेल्स हैं वो बड़े होने लग जाते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा चांस होता है कि वेट जो है वो रीबाउंड। तो इस वजह से अगर आप इन सर्जरीज की तरफ भी जाते हैं या आम वेट लॉस जो है वो उसकी तरफ जाते हैं, तो ये बेहद अहम है कि आप बाकी जो अपनी जिंदगी है उसमें जो आपका न्यूट्रिशनिस्ट आपको गाइड कर रहे हैं या प्रोफेशनल जिससे भी आपने सर्जरी जो आपको हेल्थ गाइडलाइंस दी गई हैं उसके मुताबिक आप चलेंगे तो आप अपने वेट को मेंटेन रख सकेंगे। सही। अच्छा मुझे बताइएगा सर्जरी कितनी एक्सपेंसिव होती है? लास्ट टाइम मैंने सुना कि कुछ ड्रिप्स के जरिए भी वेट लूज किया जा रहा है और 40,000 की एक ड्रिप लगाई जा रही है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, आजकल एक और ये जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है। हमारे पास डिफरेंट ड्रिप्स हैं, डिफरेंट इंजेक्शंस हैं और उनके बाकायदा 6 से 7 सेशंस होते हैं जिनमें ग्रेजुअली क्या होता है हमारे पास वेट जो है वो रिड्यूस हो रहा होता है। अगर बात की जाए तो दे आर हाईली एक्सपेंसिव। इतनी आपकी खुराक महंगी नहीं होती जितने ज्यादा जो ऐसे प्रोसीजर्स और ऐसे इंजेक्शन जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं। बिल्कुल। तो ये ड्रिप भी उतनी ही साइड इफेक्ट मतलब कर सकती है ड्रिप भी, या ड्रिप नॉर्मल है? मतलब सर्जरीज के तो आपने कहा कि साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ड्रिप्स के जरिए हम वेट लूज कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट? अच्छा देखिए, अकॉर्डिंग टू मी अगर आप जो है वो ग्रेजुअली वजन कम कर लें डाइट और सप्लीमेंट से, इट्स फॉर बेटर कि आप जो है वो इंजेक्शंस और ड्रिप्स तो कोई और चीज बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपने ट्राई करके देख लिया वेट लॉस, आपको कोई साथ हार्मोनल प्रॉब्लम है या फिर आपका वेट स्टक हो चुका है, आपने सारी वो कोशिशें कर ली हैं लेकिन उसके बावजूद आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, तो हम एग्जैक्टली एक्सटर्नल सपोर्ट उस सूरत में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है, आपको कोई एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं है, तो आई रिकमेंड कि आप लोग ग्रेजुअली वेट लॉस कर लो, चाहे साल लग जाए, लेकिन अपनी सेहत जो है वो उससे मुतासिर। बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बात की है आपने कि आहिस्ता आहिस्ता, वही मैंने जैसे इंट्रो में भी कहा कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर ना सब्र नहीं है। हम जैसे क्रीमें भी लगाते हैं, अगर खवातीन क्रीमें भी लगाती हैं तो कहती हैं जी हम एक हफ्ते के अंदर गोरी हो जाए और आगे क्योंकि अगले हफ्ते शादी है तो हमने अभी अभी क्रीमें लगा लेनी है, चाहे वो उससे हमारी स्किन कितनी भी डैमेज क्यों ना हो जाए। उसी तरह से ये भी सारी चीजें हैं कि हम जो है ग्रेजुअली कोई चीज को फॉलो नहीं करते, कंसिस्टेंट नहीं है हम लोग अपनी लाइफ में। हम कहते हैं एकदम से सब कुछ चेंज हो जाए, कोई जादू हो जाए, कोई टोना हो जाए और हम लोग खूबसूरत दिखे और लोगों को हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी लगे। अच्छा मुझे बताइएगा इसके जैसे आपने कहा कि बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं इसमें, इसके बाद जो होते हैं आफ्टर हमें कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं? मैंने सुना कि डायबिटीज, इस तरह की और भी छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हमें हो सकती हैं इन चीजों के बाद। बात की जाए तो उन लोगों के अंदर क्रॉनिक जो डिजीजेस हैं उनका चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज होती है हमारी जो स्किन है ना, ये सबसे बड़ी हमारी प्रोटेक्शन है। हाँ जी। तो जब आपकी स्किन हेल्दी नहीं रहेगी, आपकी स्किन लटकना शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन पतली हो जाएगी, तो दैट मीन कि आपकी प्रोटेक्शन खत्म हो गई है। तो उसकी वजह से आपको डिफरेंट जो है वो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज, मतलब जब आप फिर दोबारा जो है वो खाना शुरू करेंगे या रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल करेंगे तो टाइप 2 डायबिटीज। उसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो है दे आर ऑल्सो वेरी कॉमन इन दैट केस। और उसके साथ साथ देखें कि अगर आप फिर उसके बाद क्या होता है, एक बार वेट इस तरह सर्जरी के बाद रिड्यूस हो जाए तो पेशेंट्स फिर उस तरह फिजिकल एक्टिविटी है वो स्टैमिना और एंडोरेंस नहीं पैदा हो रही होती, तो जिसकी वजह से रीबाउंड, ओबेसिटी, जीआईटी के जो है वो मैदे के मसाइल ये बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। अच्छा ये तो होगी हेल्थ और फिजिकल जो साइड इफेक्ट्स है, मेंटली क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं हमें? जी देखिए, मुझे तो लगता है सबसे पहले जब आपका वजन बढ़ जाता है ना, आपको खुद पता हो कि मेरा वजन बढ़ गया है, इससे बड़ा डिप्रेशन कोई नहीं होता। तो फिर सर्जरी के नाम से ही हम लोग जैसे एशियन सोसाइटी हम बड़ा डरते हैं कि पता नहीं क्या होएगा, तो फिर वो सर्जरी के बाद ऑब्वियसली आप बेड रिडन हो गए हैं, अब आपके पास जिंदगी में बहुत महदूद ऑप्शंस हैं खाने के, आप एक स्पेसिफिक अमाउंट तक खा सकते हैं और आपको पता है कि आप जब ऑब्वियसली मतलब सर्जरी के बाद हम ज्यादा नहीं खा सकते, मतलब अगर तो मैदा ही छोटा हो जाएगा, हमें भूख ही कम लगेगी, लेकिन अगर हमें भूख लगी है और तब भी हम खुराक की मिकदार हमें कम रखनी पड़ेगी, ऐसा कह रही हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली सही, मतलब कि अगर आपको भूख भी लगी है तो सर्जरी के बाद आप खा नहीं सकते। तो यही तो बात है कि अगर हमने खाना ही नहीं है तो हम सर्जरी की तरफ जाएं क्यों? हम सर्जरी से पहले ही खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल कर ले और सर्जरी करवाए ही ना। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि डिप्रेशन हो जाता है, वो जब औरतों को वाकई हो जाता है क्योंकि रिश्ते नहीं हो रहे होते और सोसाइटी का प्रेशर हो रहा होता है, घर वालों का प्रेशर होता है और बचपन से ही प्रॉब्लम, बिल्कुल हाँ, और बचपन से ही उनको कहा जाता है मोटी, मोटा, इस तरह के नाम
बुलाए जाते हैं उनको, तो वो एक नॉर्मलाइज की जाती है चीज के, उसको प्यार से हम मोटी कह रहे हैं, चाहे वो फिजिकली उतनी मोटी हो भी ना, लेकिन वो चाहे वो प्यार से बचपन से वो सुनती आ रही, उसके माइंड में एक चीज सेट हो गई, मैं मोटी हूँ। तो इसके बारे में बताइएगा थोड़ा सा कि हम खुद को ऑन नहीं कर पाते। अच्छा देखिए, ये एक बहुत मेजर मसला है। मुझे लगता है कि मोटापे से ज्यादा मेजर जो मसला है ना, बॉडी शेमिंग वाला, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल हेल्थ। अच्छा देखिए, एक कुछ लोग हमारे पास आते हैं जो लोग बाय चॉइस मोटे हुए हैं, मतलब मैं उन्हें कहूंगी कि मतलब वो इतना ज्यादा खाते हैं, दे नो दैट कि ये कैलोरीज बहुत ज्यादा है और ये गलत खुराक है और हम खा रहे हैं। कई लोगों के अंदर ओबेसिटी का जो मसला होता है डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है। जैसे खवातीन है, उनके अंदर पीसीओएस है, हाइपोथायरॉइडिज्म है, उसके अलावा जो है वो हमारे पास डिफरेंट हार्मोनल प्रॉब्लम्स है। इसी तरह मेल्स में कोई लिवर की प्रॉब्लम हो, तो अब अगर इन सूरतों में अगर वेट किसी का गेन हो गया है और वो ओबीस हो गया, तो हम उसको बॉडी शेमिंग कर करके उल्टा और डिप्रेस करते हैं। बुलिंग, अगर स्कूल में छोटा बच्चा है तो इवन के स्कूल्स में बड़ा कॉन्सेप्ट है बच्चों को बुलिंग करने का, बॉडी शेमिंग करने का। तो इससे क्या होता है कि एक तो पेशेंट के अंदर कई लोगों में तो पॉजिटिव इफेक्ट आ जाता है कि मोटिवेशन आ जाती है कि अब मैंने पतला होके दिखाना है। लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि इंसान जो है वो अपने आप को ओन करने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं तो मोटा हूं, मैं तो किसी काबिल नहीं हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो चीज आपकी जो बॉडी होती है उसने आपके साथ रहना होता है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आपकी बॉडी जो है वो ही डेवलप करती है। तो इस हमारी सोसाइटी अगर ठीक होगी तो ओवरऑल सोसाइटी हेल्दी भी होगी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि जो सर्जरी है वो किस एज में करवाई जा सकती है? अच्छा, सर्जरी की जो एज है ना वो ये है कि ऑब्वियसली अगर आप 35 प्लस हैं, 30 प्लस हैं, ठीक है, और आपको पता है कि आपका वेट जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा डिफरेंट मसाइल की वजह से, तो आप जो है वो 30 से 50 के दरमियान जो है वो होता है कि जिसमें आप बेहतर जो है वो रिवर्ट, लेकिन पहले नहीं करवा सकते। उससे बेहतर पहले ये होता है कि इंसान की कुव्वत मुदाफियत इतनी अच्छी होती है कि आप खुद मेहनत करें तो आप वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप 50 क्रॉस कर लें तो फिर उसमें और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो साथ हो रही होती हैं, तो इस वजह से वो सही हो गया। अच्छा, अगर सर्जरी किसी को बीमारी है, एक तो मोटापा एक बीमारी है, उसके अलावा अगर किसी को कोई बीमारी है जैसे हार्ट डिसीज हो गई है, डायबिटीज हो गई, तो उन लोगों को आप अलाउ करते हैं कि वो लोग सर्जरीज करवाएं? जी देखिए, अगर आपका ऑब्वियसली कोई ऑर्गन इफेक्ट हो गया है तो उस सूरत में आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी बाकी की जो जिंदगी है वो जितने, जैसे आपने 1 साल जीना, आप 10 साल जो है वो जिंदगी आपकी बेहतर गुजर सकती है। जैसे आजकल नी ट्रांसप्लांट बड़ा कॉमन है, जैसे फैटी लिवर के हमारे पास तो वो भी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट बहुत ज्यादा कॉमन है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन, सप्लीमेंट्स, डाइट चीजें अनकंट्रोलेबल हैं तो सर्जरी इज अ सूटेबल ऑप्शन फॉर देम। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो बात होगी जी सर्जरीज के ऊपर। सर्जरीज के हमने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स बताए, तो मेरे ख्याल से अब हमें समझ जाना चाहिए कि हमें सर्जरीज नहीं करवानी चाहिए। तो सर्जरीज के अलावा दूसरा हल है ग़िज़ाएं, कि हम अपने जो है हमारी जो डाइट है वो अच्छी हो। तो उसमें बताइएगा कि हम कौन कौन से सप्लीमेंट्स लें कि हमारा जो वेट है वो मेंटेन रहे। अच्छा देखिए, सबसे पहले बहुत जरूरी है कि मॉडरेशन इसकी, ठीक है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उतना ही खाएं जितनी जो है वो आपको भूख है, या फिर जो एक हिस्सा है उसको खाली रखें। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हेल्प करता है वेट लॉस में। मॉडरेशन से खाएं, पोर्शन कंट्रोल करें। उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट बहुत सारे लोग होते हैं आके कहते हैं हम खा रहे हैं लेकिन, और हमने खुराक कम भी कर दी है लेकिन वजन उसके बावजूद कम नहीं हो रहा होता। अब क्या होता है, वो जो कम खुराक भी खा रहे हैं वो गलत खा रहे हैं। जैसे आप कार्ब्स ले रहे हैं तो आपको चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें, प्रोटीन ले रहे हैं लीन सोर्सेज लें, फैट लें तो सैचुरेटेड नहीं अनसैचुरेटेड। उसके अलावा तली और प्रोसेस चीजें जो है उनको बहुत जो है वो आप अपनी लाइफ से रिड्यूस कर दें। उसके अलावा जितनी चीजें चे से शुरू होती हैं, चावल, चीनी, चिकनाई, चने की दाल, ये हमारे अंदर वेट गेन कराती हैं। तो हमें ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। हाइड्रेशन का खास ख्याल रखना चाहिए। और अगर सप्लीमेंट्स की बात करती चलूं तो देखिए, आजकल सप्लीमेंट्स के जहां पे बहुत पॉजिटिव जो है वो हमें रिजल्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों में नुकसान भी होता है। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप किसी प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं कि शायद हो सकता है आपका
मेटाबॉलिज्म स्लो, तो फिर मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने वाले सप्लीमेंट्स होते हैं। उसके अलावा कई बार जैसे आयरन की कमी से आपका जिस्म फूल रहा होता है, तो फिर वो आयरन, तो वो चीज फिगर आउट करके उसके मुताबिक सही। जैसे आपने कहा चेय से, तो चेय से चने, लोबिया, चेय से चने भी बनते हैं, और चने जो है वो कुव्वते, हम उनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है, और मैंने सुना है कि उससे खुराक जो है वो हजम एक तो अच्छी तरीके से हो जाती है, दूसरा ये कि उससे ना हमारे मैदे में ऐसा हमें फील होता रहता है हर टाइम कि हमारा जो पेट है वो फुल है। बिल्कुल, चने जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चनों का कोई मसला नहीं है। लोबिया, दालों में दालें लेंटिल्स जो है वो बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका कोई इशू नहीं है, लेकिन जो चिकनाई वाली चीजें हैं वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताइएगा डार्क चॉकलेट, वैसे तो हम कहते हैं जी चॉकलेट मीठी होती है और बहुत ज्यादा नुकसान, एक तो मीठी चीजें से भी हमें अवॉइड करना चाहिए, दूसरा जो चॉकलेट आम बाजारों में मिलती है उससे और भी बहुत सारे हमें साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, मोटापे का सबब बनता है, और चीनी वो फिर शुगर की तरफ भी चली जाती है चीज। लेकिन जो डार्क चॉकलेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे यहाँ डार्क चॉकलेट का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा नहीं है। लोग डार्क चॉकलेट इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो थोड़ी सी कड़वी होती है, तो वो बताइए कि उसके फायदे कितने होते हैं हमारे लिए। अच्छा देखिए, अगर आपकी अनकंट्रोल्ड क्रेविंग्स है ना, जैसे हमारे यहाँ पंजाबियों में एक बड़ा प्रॉब्लम होता है जी, क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं होती है, तो उसमें आप कोई ऐसी ऑप्शन रखें जो कि हेल्दी है। जैसे अगर आपने मीठा खाना है तो एक तो आप फ्रुक्टोज वाले सोर्सेज, नेचुरल जो फल हैं उन वाला मीठा खा सकते हैं। उसके अलावा जैसे डार्क चॉकलेट है, उसके बिल्कुल बहुत सारी जो है वो एक तो वो आपका डिप्रेशन रिड्यूस करती है, उसके अलावा आपकी क्रेविंग जो है उसको जो है वो पूरा कर देती है, उसके साथ साथ वेट जो है वो फिर गेन नहीं होने देती उस तरह जैसे हमारे पास दूसरी जो है वो स्वीट चॉकलेट होती है। तो थोड़ा सा टेस्ट ऐसे होता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि टेस्ट बर्ड जो है वो डेवलप करने की बात होती है। आप थोड़े दिन खाएं तो आपकी जब वो शुगर साइकिल होती है वो खत्म हो जाती है, क्रेविंग साइकिल, तो उसके बाद आप डार्क चॉकलेट खाएं तो उससे फिर आपको वो ज्यादा कड़वी नहीं लगेगी, बल्कि आपको उसकी क्रेविंग होने लग जाएगी कि अभी तक मैंने चॉकलेट नहीं खाई, मैंने वो खानी है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये भी खवातीन में एक मसला है कि जो आमतौर पर लड़कियां होती हैं वो दूध नहीं पीती, दूध, दही, मक्खन, इस तरह की चीजों से अवॉइड करती हैं। उनको थोड़ा सा मॉडर्नाइज भी हो गया जमाना, तो इस तरह की देसी चीजें लड़कियां, जो आम लड़कियां, वो खाना पसंद नहीं करती। तो दही के सुबह नाश्ते में दही खाना कितना ज्यादा फायदेमंद है और ये वेट लूज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इसके बारे में बताएं। अच्छा देखिए जी, एक तो ये जो हम मॉडर्न एरा में मूव कर रहे हैं, बिल्कुल हमने कॉन्सेप्ट्स बना लिए हुए हैं कि जी दूध नहीं खाना, दूध नहीं पीना, उसमें फैट है, दही नहीं खानी, उससे गला खराब होता है। कई बार वो चीजें प्रॉब्लम कर नहीं रही होती, प्रॉब्लम जो है वो हम लोगों ने अपने दिमाग में बिठाई होती है, या इस चीज में से स्मेल आ रही है, ये चीज बेहतर नहीं है, हमें ये नहीं खानी चाहिए, या सुनी सुनाई बातों पे जो है वो हम लोग यकीन कर लेते हैं। लेकिन साइंटिफिकली क्या है कि आप जो अगर दही खाते हैं तो आपकी गट हेल्थ प्रमोट होती है। जितनी आपकी गट हेल्थ बेहतर होगी उतनी ज्यादा आपकी डाइजेशन फास्ट होगी। जब डाइजेशन फास्ट होगी तो अल्टीमेटली आपका वेट रिड्यूस होगा। तो इस वजह से आपको जो दही है वो आप बिल्कुल इस्तेमाल करें, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा प्रोबायोटिक है, हमारी जो गट हेल्थ है उसको प्रमोट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो बिल्कुल जी, हमें दही, दूध का